नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, कश्मीर मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएगा तालिबान। शुरू किया भारत के खिलाफ जहरीला प्रोपोगेंडा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जिसका डर था वही हुआ। कश्मीर को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने लगे तालिबान। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मोदी सरकार ने दी मिलिट्री एक्शन की चेतावनी। कहा नहीं सुधरा तालिबान तो 22 में करेंगे मिलिट्री एक्शन। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे। तो दोस्तों, एक एक करके आपको बताएंगे। जहां पर चीन बॉर्डर पर गरजे हैं भारतीय सेना के लाइव फायर ड्रिल किया है। 15,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर वॉर पावर का किया है टेस्ट। इस बीच अगली अपडेट में बताएंगे। पंजशीर में फिर नॉर्दर्न अलायंस के साथ मुठभेड़। 40 लड़ाकों के 100 छोड़कर भागे थे तालिबानी। जी आपको बता दें कि ताबड़तोड़ एक्शन जो चल रहा है पंजशीर में वो है जारी। इस बीच अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पर ब्रिटेन का बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल गया है। तो दोस्तों, सब कुछ खबरें एक एक करके जानना बेहद जरूरी है। जहाँ पर RSS नेता का ऐलान, कहा अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो भारत का जब POK तो छोड़ो, कराची और लाहौर में भी हमारा होगा। जी हाँ, तो संघ ने बड़ी चेतावनी दी। एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा तालिबान को भी, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज किया। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तालिबान के डर से पाकिस्तान ने बंद किया अफगानिस्तान का चमन बॉर्डर। घुसने की कोशिश में हजारों अफगानी। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान के कब्जे के बाद अब वहाँ नई हुकूमत की तैयारी जोरों पर है। इधर अमेरिकी सेना के काबुल से लौटने के बाद तालिबान के डर से सहमे लोग अब सड़कों के जरिए देश छोड़कर भागने की कोशिश में लग गए हैं। इसी बीच खबर सामने आई कि पाकिस्तान की चमन सीमा पर हजारों अफगानियों को देखा गया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने भी कहा है कि खतरे को देखते हुए अधिकारी चमन सीमा को कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि उन्होंने फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी से बातचीत की और जिसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट सीमा को बंद करने का फैसला कर दिया। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को भी अब तालिबान का डर सताने लगा है। गाहे बगाहे तालिबान को डर पाकिस्तान पर साफ साफ झलकता है। यही कारण है कि उसने अपने सारे सिस्टम को बंद कर रखा है। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर पे तालिबान का बड़ा स्टेटमेंट निकल गया। कहा कश्मीरी मुसलमानों के लिए उठाएंगे आवाज़। बहुत बड़ी खबर। जहरीला प्रोपोगेंडा पाकिस्तान के इशारों पर शुरू किया तालिबान ने। दरअसल अब अफगानिस्तान में सरकार बनने की कवायद बढ़ चुकी है और अब आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में बन भी जाएगी। तालिबान ने कहा है कि उसे कश्मीरी मुसलमानों को लेकर आवाज़ उठाने का हक है। भारत को हमेशा से तालिबान से लेकर जिस बात की आपत्ति रही है, तालिबान ने भारत खिलाफ वही चाल चलने की कोशिश की है। हालांकि पहले तालिबान लगातार कश्मीर में हस्तक्षेप से बात से इनकार कर रहा है, लेकिन अब जब तालिबान की सरकार बनने जा रही है तो उसने कश्मीर को लेकर जहरीला बयान देना शुरू कर दिया है। इस बीच तालिबान ने कहा है कि उसे कश्मीर सहित पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। नई दिल्ली को हमेशा से इस बात की चिंता रही है। अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल इस्लामिक कट्टरपंथी समूह भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कर सकते हैं और तालिबान के जहरीले बयान के बाद अब इस बात में कोई आशंका नहीं रही कि तालिबान आने वाले वक्त में आतंकियों को भारत खिलाफ अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। पाकिस्तान की जियो न्यूज़ के मुताबिक तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि मुसलमान होने के नाते हमें कश्मीर, भारत और अन्य देश के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने का हक है। तो ये इस तरीके का कहना अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत की चिंता बढ़ा रहा है। हालांकि भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, तालिबानियों की भाषा भिड़ी तो भारत सरकार, मोदी सरकार और सेना ने दी चेतावनी। कहा मिलिट्री एक्शन के लिए भी हम तैयार हैं अगर तालिबान नहीं सुधरा तो। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का निर्माण, नई सरकार बन रही है और आतंकियों के हाथों में हम कह सकते हैं कि सीधा सीधा सरकार जा रही है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, दुनिया तालिबान को आतंकी माने या ना माने, UN तालिबान को आतंकी माने या ना माने, अमेरिका तालिबान को आतंकी माने या ना माने, भारत सरकार की कुछ मजबूरियों की वजह से तालिबान को आतंकी माने या ना माने, लेकिन हिंदुस्तान का हर एक युवा तालिबान को आतंकी मानता है। इस नाते हम भी कहते हैं कि तालिबान जो आतंकवादी संगठन है
वो भले ही सरकार बना लिया हो, सत्ता पे भले ही आ गया हो, लेकिन वो आतंकी संगठन अगर भारत की तरफ या जम्मू कश्मीर की तरफ नज़र उठाता है, उसको करारा जवाब दिया जाएगा। ये भारतीय सेना ने ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि अगर तालिबान नहीं सुधरा तो फिर उस आतंकी के खिलाफ 2022 में मिलिट्री एक्शन का भी लिया जाएगा। तालिबान पर जो भारत की राय, दरअसल अफगानिस्तान खास करके पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए इसने कश्मीर के मुद्दे को लेकर स्टेटमेंट दिया था और इसी को लेकर अब उस पर भारी पड़ा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, तालिबान के प्रवक्ता का बड़ा बयान, हमें कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार। जी हाँ, ये हमने आपको बताया। इस बीच अगले अपडेट लेते हैं। अफगानिस्तान में कल नहीं बन पाई तालिबानी सरकार, ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन बोले 4 सितंबर को होगा सरकार का गठन का ऐलान। तालिबान द्वारा नई अफगान सरकार गठन की तारीख के एक दिन और टाल दिया गया है। चरमपंथी संगठन के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन के मुताबिक नई अफगान सरकार के गठन की घोषणा शुक्रवार को की जानी थी, लेकिन अब इसमें एक दिन की देरी हो गई है। मुजाहिदीन ने कहा है कि नई सरकार के गठन का ऐलान अब शनिवार को ही किया जाएगा। सूत्रों ने कहा है कि कतर स्थित तालिबान की राजनीतिक कार्यालय के अध्यक्ष मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान सरकार के प्रमुख होने की संभावना है। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाए हुए तालिबान को 2 हफ्ते से अधिक वक्त का हो चुका है। ऐसे में कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप द्वारा कल सरकार बनाए जाने का ऐलान किया गया था, लेकिन फिलहाल अब आपको बता दें कि सरकार का गठन 4 सितंबर को होगा और आपको बता दें यानी आज होगा। और आज ये गठन होगा तो समझिए उसका नेता कौन होगा। उसका नेता अब्दुल गनी बरादर होगा। अब्दुल गनी बरादर पहले अंक ज़्यादा होना था, लेकिन अब पहले कहा गया था कि नेता जो है हिब्बतुल्लाह अंक ज़्यादा होंगे, लेकिन अब ये बड़ी खबर निकल के आई है कि सुप्रीम लीडर के तौर पर माना जा रहा है कि बरादर ही सुप्रीम लीडर होगा। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चीन बॉर्डर पर इंडियन आर्मी की लाइव फायर एक्सरसाइज, 15,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर वॉर पावर का टेस्ट पाकिस्तान में घुसकर बरसाए गोले पाकिस्तान सटी इलाके। दरअसल आपको बता दें कि भारत और चाइना के बीच लद्दाख की सीमा पर पिछले साल से तनाव भरी स्थिति बनी हुई है। भारतीय सेना यहाँ पर लगातार मुस्तैद और किसी भी मुश्किल घड़ी का मुकाबला करने के लिए तैयारी में जुटी हुई है। इसी बीच कड़ी में गुरुवार को भारतीय सेना ने लद्दाख में एक अहम एक्सरसाइज किया है और आपको बता दें कि यहाँ पर फायर ड्रिल है। 2 सितंबर को फायर ड्रिल अंजाम दिया गया है। फायर ड्रिल में फ्यूरी कॉर्पस की अगुवाई की गई है। युद्धाभ्यास किया गया और समुद्र से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पे है। दोस्तों, आपको बताया था, हमने आपको बताया कि सेना का जो पराक्रम है वो लगातार जारी है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया कि कैसे चाइना की बात करें हम तो चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़े रोड को बनाया गया है जो कि 15,000 फीट ऊंचाई पे था। अब हम यूं कह सकते हैं कि वही रोड जो है अब भारी पड़ रहा है। किसको भारी पड़ रहा है? खास करके चाइना को, क्योंकि आपको बता दें कि इसी जगह से भारत सरकार और मोदी सरकार जो है वो बड़े पैमाने पर सैनिकों को लॉन्च कर रही है और यहाँ से अगर युद्ध होगा तो समझिए भारत के पासा में पूरा का पूरा युद्ध हो जाएगा। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, उधर अफगानिस्तान में पंजशीर और तालिबानियों के बीच लगातार चल रहा है युद्ध। नॉर्दर्न अलायंस के साथ मुठभेड़ में 50 से ज़्यादा लड़ाके ढेर हो गए हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पंजशीर को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। पंजशीर में तालिबान को नॉर्दर्न अलायंस से लगातार चुनौती मिल रही। तालिबान के लड़ाके पंजशीर में घुसपैठ करने की कोशिश में हमले कर रहे हैं। काबुल न्यूज़ के मुताबिक तालिबान ने गुरुवार को पंजशीर के सोतुल में अटैक किया था। इस दौरान नॉर्दर्न अलायंस ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पंजशीर समर्थकों ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया था जिसमें दिख रहा था कि पहाड़ी से तालिबानियों पर जमकर गोलियां और रॉकेट दागे गए। ऐसे लड़ाई में 40 से ज़्यादा तालिबानी मारे गए थे, जबकि 19 तालिबानियों को पंजशीर की सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी लोग अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग गए थे। इसी बीच नॉर्दर्न अलायंस का कहना है कि जहां पर गोलीबारी हुई वहां करीब 40 से अधिक तालिबानी लड़ाकों के शव पड़े थे। बाद में हमने उन्हें वापस लौटाने की कोशिश की और अब तक वो शव नहीं लिए गए हैं। तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच काफ़ी दिनों से लड़ाई हुई और हाल ही के दिनों में गोलीबारी भी तेज़ हो गई थी। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पर ब्रिटेन का बड़ा स्टेटमेंट निकल गया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन लायंस ने तो अफगानिस्तान करीब 20 साल बाद फिर से तालिबान की वापसी को अमेरिका के खिलाफ करारी शिकस्त बता दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब उसे महाशक्ति नहीं कह सकते हैं। वायलेंस ने परोक्ष रूप से अमेरिका पर हमला बोला और सुपर पावर मानने से इनकार करते हुए कहा है कि देश अब सिर्फ एक बड़ी शक्ति बनकर रह गया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद आलोचनाओं से घिरे जो बाइडेन के लिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का ये बड़ा झटका है। अब उसने ये पूछा गया है कि क्या अफगानिस्तान से ब्रिटेन सेना की निकासी को देश की शक्ति से जोड़कर देखा जा सकता है। तो उन्होंने इसका
जवाब हाँ में दिया है। वॉलेस ने कहा है कि कोई ब्रिटेन एक सुपर पावर नहीं है, तो ऐसे में संकटग्रस्त देश से निकालना निश्चित ही एक सीमा, हमारी सीमा को प्रदर्शित करता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब वॉलेस ने खुलकर अमेरिका की आलोचना की है। इससे पहले उन्होंने अफगानिस्तान में शांति के लिए तालिबान के साथ समझौते को एक मूल भी बताया था। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें आरएसएस नेता हृदय कुमार ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, बोले अगर नहीं सुधरा इमरान खान तो फिर पीओके तो छोड़ो, लाहौर और कराची भी हमारा होगा। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने अधिकृत कश्मीर को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। दरअसल इंद्रेश कुमार ने कहा है कि यदि पाकिस्तान कश्मीर पर दावा करता है तो ये याद रखना होगा कि अखंड भारत में लाहौर भी था और कराची भी था और वो भी हमारा ही है। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने चीन को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि तिब्बत कभी भी चीन का पार्ट नहीं था, चीन तिब्बत को खाली करे। आरएसएस नेता ने पाक अधिकृत कश्मीर की पाकिस्तान से आज़ादी की बात दोहराई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को पीओके खाली कर देना चाहिए। इससे पहले भी इंद्रेश पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान को उसके आज़ादी की मांग लगातार उठते रहे हैं। आपको बता दें कि आरएसएस नेता और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार लगातार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की आज़ादी की मांग उठाते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अफगानिस्तान में तालिबान को बढ़ावा देने को लेकर भी निशाना साधा था। अगली अपडेट लेते हैं। मुल्ला बरादर के हाथ में होगी तालिबान सरकार की कमान, अफगान सरकार कैबिनेट आज होगा गठन, ये हमने आपको बताया। इस बीच अगली अपडेट लेते हैं। जापान के पीएम का पद छोड़ेंगे योशिहिदे सुगा, दरअसल री इलेक्शन नहीं लड़ने का लिया फैसला। आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के तौर पर इसी महीने होने वाले री इलेक्शन में अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं करेंगे। इससे संकेत मिलते हैं कि सितंबर अंत तक वो जापानी पीएम के तौर पर ही इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक एक साल पहले शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद सुगा को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था। योशिहिदे सुगा पार्टी लीडर न बनने की इच्छा जाहिर करना उनकी गिनती अप्रूवल रेटिंग के बीच आया है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसारक एनएचके के अनुसार सुगा ने शुक्रवार को उनकी सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के कार्यकारी अधिकारियों को बताया कि वो पार्टी का नेतृत्व करने के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं करेंगे। उसके लिए 29 सितंबर को चुनाव होंगे। इसका मतलब ये है कि जापान को एक नया नेता मिलेगा जो एलडीए के प्रमुख के रूप में चुना जाएगा। पार्टी को संसद में बहुमत प्राप्त होने के कारण उनके नेता को ही जापान का नेता चुना जाएगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहां पे आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार जो है काबुल में लग चुके हैं तालिबान सरकार के गठन के होर्डिंग। हक्कानी नेटवर्क को भी सत्ता में मिलेगी जगह, मुल्ला बरादर करेगा नेतृत्व। दरअसल आतंकी संगठन तालिबान अफगानिस्तान के सूचना और संस्कृति मंत्रालय नए कैबिनेट के ऐलान से पहले होर्डिंग लगाना शुरू कर दिया है। वहाँ भी होर्डिंग का दौर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही वहाँ पे दोस्तों चप्पे चप्पे पे तालिबानी खड़े हैं। उन्हीं तालिबानियों में से किसी को शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा, तो किसी को रक्षा मंत्री बनाया जाएगा, तो किसी को डिफेंस मिनिस्टर, ये हमने आपको बताया, तो किसी को वित्त मंत्री बनाया जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये हालत हो चुकी है आज तालिबानियों की। तब तालिबान के आने से भुखमरी कगार पे है, लेकिन ये हथियार उठा करके ये अपना जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आतंक फैलाते रहेंगे। इनको ना तो अर्थव्यवस्था से मतलब है, ना तो लोगों की शिक्षा और पढ़ाई से। बस घर से ये निकलेंगे और हाथों में बंदूक लेकर चलाना शुरू कर देंगे और इसी में सब कुछ महारत हासिल मानते हैं, सब कुछ इसी में है। अगली अपडेट, झटका, अफगान छोड़ने के बाद राष्ट्रपति बाइडेन पर भरोसा कम हुआ, अप्रूवल रेटिंग में भारी गिरावट आई है, लोकप्रियता कम, सत्ता जाने का भी डर। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी और तालिबानी हुकूमतों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रति लोगों में नाराजगी जाहिर की गई है। राष्ट्रपति के इस फैसले का अमेरिका समेत दुनिया भर में विरोध हो रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग कम हो गई है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और 31 अगस्त तक अमेरिका ने अपने सभी सैनिकों नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया। जो निजी एजेंसियों द्वारा कराए गए सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 43% दिया गई है, जो राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे निचले स्तर पर है। अधिकांश अमेरिकियों ने जो बाइडेन की विदेश नीति की निंदा की है। साथ ही अफगानिस्तान से सैनिकों को बुलाने को लेकर बाइडेन की भूमिका को भी विफल करार दिया गया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी को लेकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पर निशाना साधा था। ट्रंप ने कहा था कि बाइडेन का यह फैसला उचित नहीं है। वहीं बाइडेन ने अमेरिकी सेना और राष्ट्रहित में इस फैसले को बताया था।
हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों एक और बड़ी अपडेट, यूपी में बीजेपी को लगभग 259 से 267 सीटें, पंजाब में आपको 38 से 46 सीटें मिलने की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में अगले साल यानी कि 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है कि इन राज्यों में अब की बार किसकी सरकार बनेगी। एबीपी न्यूज़ सी वोटर ने एक सर्वे किया है जिसके मुताबिक यूपी में बीजेपी को 259 से 267 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 109 से 117 सीटें मिल सकती है, बीएसपी को 12 से 16 सीटें मिल सकती है, तो कांग्रेस को 3 से 7 सीटें और अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं। दरअसल यूपी में 45% लोग योगी सरकार के कामकाज से काफ़ी संतुष्ट हैं, जबकि 34% असंतुष्ट हैं। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी सरकार की ही जितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में लोगों से ये सवाल भी पूछा गया था कि क्या उन्होंने अपना रोल ठीक से निभाया है या नहीं। इसके जवाब में 40% लोगों ने विपक्ष के रोल से संतुष्टि जाहिर की थी, जबकि 34% असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक नई मिसाल पेश की है। मध्य प्रदेश की मामा सरकार ने युवती का कत्ल किया युवक ने, और 1 घंटे में पुलिस ने जमी दोज कर दिया आरोपी के मकान को गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया गया है। ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। दरअसल मध्य प्रदेश के सागर शहर में एक तरफा प्यार के सिरफिरे ने लड़की को गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के 1 घंटे बाद ही पुलिस एक्शन में आई और आरोपी के मकान को जमींदोज कर दिया। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई से मैसेज देने की कोशिश की गई कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल मोतीनगर थाना क्षेत्र के दिन दहाड़े एक युवती को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद प्रशासन द्वारा आरोपी के पक्के मकान पर बुलडोजर चलाया गया और घंटे भर के मकान को जमींदोज कर दिया गया। गुरुवार की दोपहर शास्त्री वार्ड स्थित पगारा रोड पर आरोपी रोहित राजपूत ने मोहल्ले की पूनम की शर्मानी को रास्ते में रोककर गोली मार दी थी। इसके बाद मामा सरकार ने एक बड़ा कहीं न कहीं कह सकते हैं कि अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर ये एक निकल के आ रही है, आपको बता दें सिद्धार्थ शुक्ला, जी हाँ सिद्धार्थ शुक्ला जो कि एक्टर थे वो उनकी मौत हो गई है। ब्रह्मा कुमारी रिवाज से सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जहाँ एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को निधन हो गया, तो उनके जाने से टीवी और फिल्मी सितारे गमगीन हैं और मुंबई में ओशिवारा में सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार किया गया। खास बात यह है कि एक्टर का अंतिम संस्कार ब्रह्मा कुमारी रीति रिवाज से हुआ और सिद्धार्थ और उनकी माँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और सिद्धार्थ ब्रह्मा कुमारी सेंटर अक्सर जाया करते भी थे। तो ये ब्रह्मा कुमारी तपस्विनी बेन से खास बातचीत की आज तक ने और कहा कि जाना कि ब्रह्मा कुमारी रीति रिवाज के हिसाब से किस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार हुआ, तो उन्होंने ये सब कुछ बताया है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला का जो एक कहीं ना कहीं इनका जाना ये अपने आप में बॉलीवुड के लिए बड़ी क्षति है। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों चाइना की बात करें तो चाइना ने फिर से तालिबान के समर्थन में ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हर तरीके से मदद देंगे, आर्थिक मदद भी देंगे। भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि तालिबान के समर्थन में चीन खुला उतर गया। अफगानिस्तान में औपचारिक रूप से तालिबान राज शुरू होने पर भयंकर हिंसा और खौफ के बीच 20 साल बाद फिर तालिबान को अफगानिस्तान में वापसी हुई। तालिबान के प्रवक्ता ने चीन को अपना सबसे बड़ा साथी बता दिया है। बर्बादी की कगार पर खड़े अफगानिस्तान को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी तालिबान चीन को सौंप दिया गया। इस बारे में प्रवक्ता ने एक न्यूज़ पोर्टल को कहा है कि चीन हमारा सबसे महत्वपूर्ण साथी रहा है और ये हमारे लिए भी एक सुनहरा मौका होने जा रहा है। चीन हमारे देश में निवेश कर फिर से इसे खड़ा कर देगा। तर्क दिया गया है कि अफगानिस्तान के पास बड़ी तादाद में कॉपर माइनिंग है और ऐसे में चीन अगर उन्हें फिर सक्रिय कर दे तो समय के लिहाज से मॉडर्न बना रहेगा और ये देश के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि एक तरीके से चाइना जो है वो खुला समर्थन कर रहा है तालिबान का। ये भी अपने आप में बड़ी खबर। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों उत्तर कोरिया में भयावह भूखमरी खाने के लिए भी क्या कर रहे हैं लोग, तरस रहे हैं। दरअसल बड़े बड़े हथियार परमाणु संपन्न देश बन रहा उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन उत्तर कोरिया के लोगों को खिला नहीं पा रहा है। भूखमरी की कगार पे हैं। उत्तर कोरिया के लोग भूखमरी से हताशा और निराश हो चुके हैं। इस देश के कुछ हफ्तों से बच्चों के अपहरण की वारदातों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
भूख से जूझ रहे उत्तर कोरिया के हाशिए पर पड़े लोग इस देश के अमीर परिवार के बच्चों का अपहरण कर रहे हैं। इसी बीच इस अपहरण का मकसद मोटी फिरौती डिमांड करना नहीं है, बल्कि इस किडनैप के जरिए अपहरणकर्ता अपने कुछ दिनों के खाने पीने का खर्च जुटाने की जुगत में है। पिछले कुछ हफ्तों से उत्तर कोरिया में कम से कम ऐसी 4 ऐसी अपहरण की वारदात सामने है, जिससे इस देश के बुरे हालातों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस बीच आपको बता दें कि रेडियो फ्री एशिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले महीने प्योंगयांग के उत्तर में सेओंगचोंग काउंटी में भी अपने घर के बाहर खेल रहे लोगों के एक तरीके से अपहरण किया गया है। तो ये अपने आप में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया और ये सब केवल और केवल भुखमरी की कगार पे जाने से हुआ है। हम चलते हैं अगले अपडेट। काबुल की कसाई की भारत को चेतावनी, कहा अफगान विपक्ष को ना दें अपने यहाँ शरण। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और हिज़्ब ए इस्लामी गुलबुद्दीन पार्टी के प्रमुख गुलबुद्दीन हिकमतवार ने भारत को उन लोगों को शरण देने के खिलाफ चेतावनी दी है जो अफगान बनने के विरोध में है, और उन्होंने कहा है कि तालिबान भी ऐसा ही करके जवाब देगा। गुलबुद्दीन काबुल के कसाई के नाम से जाना जाता है, जो कि खुद को तालिबान शासन के तहत एक शक्तिशाली खिलाड़ी के रूप में रखता है। एक चैनल द्वारा ईमेल के किए गए सवालों के जवाब में उन्होंने लिखा है कि अगर उनकी यानी भारतीय आशंकाएं विपक्ष को दी गई शरण से पैदा होती हैं तो फिर उन्हें इस तरीके की शरण देने से बचना चाहिए। भारत आने वाले अफगान सरकार के विपक्ष को राजनीतिक शरण देने और उन्हें सरकार के खिलाफ गतिविधियों को संचालन करने के लिए एक मंच देने का काम